अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिरा अरशद और आप देख रहे हैं हेल्दी इनसाइडर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेप्टिक अल्सर, जिसे स्टमक या छोटी आंत का अल्सर कहते हैं। वो क्या होता है और वो क्यों हमारे मुल्क में हर दूसरे बंदे को है, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं और ये अगर एक बार हो जाए तो ठीक क्यों नहीं होता, और मरीज़ कन्विंस क्यों नहीं होता इसकी दवाइयाँ लेने के लिए। क्योंकि मरीज़ खुद को कंसिडर कर लेता है कि मैं तो स्टमक पेशेंट हूँ, मुझे तो मैदे की बीमारी है, डॉक्टर साहब ने और मजीद दवाइयाँ दे दी हैं। तो हमारे जो ओपीडी में गवर्नमेंट अस्पतालों में इतना रश होता है कि हम मरीज़ को मुकम्मल तौर पे खुल के नहीं बता सकते कि ये दवाइयाँ उसके लिए क्यों ज़रूरी हैं और इससे उसका मैदा मज़ीद ख़राब नहीं होगा बल्कि ठीक होगा। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी फ़ीस ऑलरेडी इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़ाहिर डॉक्टर ने पूरी ज़िंदगी अपनी लगाई होती है पढ़ने में, तो उनकी फ़ीस भी बनती है। तो ये कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसको हम कहते हैं स्टमक का अल्सर या छोटी आंत का, यानी कि छोटी आंत जो होती है उसके पहले हिस्से का अल्सर होता है। इसकी क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। इसकी 90% ऑफ द केसेस जो है वो ये वजूहत हो सकती हैं कि एच पायलोराई एक बैक्टीरिया जिसकी वजह से ये होता है, और हमें वो दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं जो इस बैक्टीरिया का खात्मा कर सकें हमारे मैदे में से। और दूसरी इसकी वजूहत हो सकती हैं 10% ऑफ द केसेस में ये जो हर दूसरा बंदा पैनाडोल, प्रूफिन, जोड़े के दर्द की दवाइयाँ, खासतौर पर बड़ी उम्र की खवातीन जोड़े के दर्द की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लेती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि जॉइंट पेन की जो मेडिकेशंस होती हैं वो जितनी भी होती हैं वो सब मैदे को असर करती हैं, और वो अल्टीमेटली ले लेके पेन किलर्स, और बहुत ज़्यादा अब्यूसिव यूज़ है पेन किलर्स का हमारी कंट्री में, और अनचेक्ड है, अनबैलेंस्ड है, तो इसलिए उनको ये अल्सर हो जाता है स्टमक में। तो 10% ऑफ द केसेस में ये उन दवाइयों की वजह से होता है जो आए दिन हर बंदा ब्रूफिन ले रहा होता है, और दूसरी जो एक हरे पत्ते वाली दवाई बड़ी मशहूर है वो ले रहे होते हैं, निम्स जिसे कहते हैं, और ये दोनों ही स्टमक पे बुरा असर करती हैं। अच्छा, हम जब इसकी दवाई देते हैं तो हम क्या क्या सबसे पहले तो हम कहते हैं कि जो एसिड निकल रहा है जिसकी वजह से, जिसकी तकरीब कारियों की वजह से स्टमक में हमारे अल्सर हो रहा है और छोटी आंत में अल्सर हो रहा है, तो उसकी जो अलामातें हैं उनको, यानी कि उनकी जो तेज़ाबियत की अलामात है या हार्ट बर्न है, उसको कम किया कैसे जा सकता है। क्योंकि इसके अलामात में सीने में जलन और खून की कमी भी हो सकती है, क्योंकि जब कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, दर्द होगा, तो फिर ज़ाहिर है खून की कमी भी हो जाएगी। सबसे पहले तो एनीमिया होगा, वेट लॉस होगा, वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, खाने पीने को दिल नहीं करेगा, और स्वेलिंग डिफ़िकल्टी यानी कि निगलने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इसकी जो सिम्टम्स हैं ये होती हैं, उनमें वेट लॉस बड़ा कॉमन होता है, और मरीज़ बेचारा कुछ भी नहीं खा पी सकता और डिसेबल सी लाइफ हो जाती है उसकी। इसकी जो डायग्नोसिस है वो हम इस तरह से करते हैं कि जो हमारा ब्लड में जो हमारा ये एच पायलोराई बैक्टीरिया है उसको डायग्नोस किया जाता है सीरोलॉजी टेस्ट के जरिए, ब्लड सैंपल के जरिए, या फिर स्टूल कल्चर यानी कि स्टूल में स्टूल का सैंपल लिया जाता है पखाने का, उसमें इसको डायग्नोस किया जाता है, और इसकी जो यानी कि उसके ज़रिए से, इन टेस्ट के ज़रिए से इसकी कन्फर्मेशन की जाती है एच पायलोराई बैक्टीरिया की। ठीक है। और दूसरा इसका यूरिया ब्रेथ टेस्ट होता है जो इतना प्रैक्टिस में नहीं है, ज़्यादातर स्टूल कल्चर या सीरोलॉजी की जाती है। और इसकी जो डायग्नोसिस है उसमें एक तो ये कि हम इसका एच पायलोराई कंफर्म कर लेते हैं कि ये, यानी कि ये बैक्टीरिया की वजह से तो नहीं हो रहा है ये अल्सर, क्या वजूहत हो रही हैं। इसके अलावा जो है वो एंडोस्कोपी की जाती है। एंडोस्कोपी होती है मुंह के ज़रिए स्टमक तक यानी मैदे तक एक कैमरे के ज़रिए का टेस्ट होता है, और कैमरे में व्यू कर लेते हैं कि क्या पैथोलॉजी चल रही है मैदे के अंदर एंडोस्कोपी के ज़रिए। और अगर वो खुदा न खास्ता अल्सर इस हद तक बढ़ गया कि ठीक ही नहीं हो रहा, बहुत अरसे से वो दवाइयाँ भी ले रहे हैं, तो ये मेलिग्नेंसी यानी कैंसर का चांसेस होते हैं। और कैंसर के चांसेस के लिए जब हम एंडोस्कोपी करते हैं कैमरे के जरिए, तो साथ ही एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो टिश्यू का या अल्सर बेड का, वो साथ ही उसे कहते हैं ना कि पिंच कर लेना या उखाड़ लेना, तो वो एंडोस्कोपिक बायोप्सिस कहते हैं इसको। यानी कैमरे के जरिए हम ना सिर्फ देखते हैं बल्कि उस जख्म का एक पार्ट भी ले लेते हैं, उसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है कि ये कैंसर के सेल्स तो नहीं इसके अंदर बनना शुरू हो गए खुदा ना खास्ता। तो ये इसकी जो डायग्नोसिस है। और इसका ट्रीटमेंट, इलाज क्या है। सबसे पहले तो पेशेंट को कन्विंस करना कि अगर उसके मैदे में कोई पैथोलॉजी या अल्सर हो गया है तो मजीद दवाइयाँ खाने से उसका दवाई ये नहीं है कि भाई उसका मैदा किसी काम का नहीं रहेगा, डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ लिख के दे दी हैं। क्योंकि एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को जब तक हम एंटी बैक्टीरियल थेरेपी नहीं लेंगे वो ठीक कैसे होगा। एंटीबायोटिक उसके लिए लेनी पड़ेगी, तो इसके लिए 2 से 3 एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं मरीज़ को, और वो पूरे 14 दिन के लिए उनको स्किप नहीं करना, क्योंकि इनका एक ख़ास टाइम स्पैन होता है। अगर उससे पहले हम उसको स्किप कर देंगे एंटीबायोटिक को, तो वो ना सिर्फ आपकी बीमारी को यानी कि इलाज कर पाएगा, बिल्कुल भी इलाज नहीं होगा, और दूसरा ये कि जो आपके बैक्टीरिया है वो मज़ीद ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको एक किस्म की जंग वाला माहौल दिया है, लेकिन बाद में हमने उसको फिर छोड़ दिया है, तो वो दोबारा जब उभरेगा तो मज़ीद ताकतवर होकर उभरेगा, और उसमें वो दवाई मज़ीद असर नहीं करेगी अगली दफ़ा के लिए। तो ये इसको कहते हैं रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है बैक्टीरिया के अंदर। तो इस चीज़ से बचना है तो एंटीबायोटिक का पूरा 14 दिन का कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि जब 90% ऑफ द केसेज ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, और जब हम उसको ही ख़त्म नहीं करेंगे, उसके ही ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक नहीं लेंगे, तो ये ठीक कैसे होगा।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि 2 या 3 एंटीबायोटिक की कम्बिनेशन के साथ एक प्रोटॉन पंप ब्लॉकर लिया जाता है, यानी कि कैप्सूल। आपने नाम सुना होगा ओमेगा 20, इसो 20, पेंटो 40 mg, यानी 20 मीन्स 20 mg और 40 मीन्स 40 mg, यानी ये बहुत मैदे का कैप्सूल कॉमन है और आब हयात के तौर पे इस मुल्क में लिया जाता है। तो साथ ही यानी कि इसके इलाज के लिए आपको कैप्सूल भी लेना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स भी लेनी पड़ेंगी, पूरे 14 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में यानी कि अगर हम ये कैप्सूल नहीं लेते, दूसरे कैप्सूल एडवांस आए हुए हैं, यानी कि जो पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं बजाय प्रोटोन पंप ब्लॉकर के, उसको आपको सिर्फ 7 डेज़ के लेना पड़ेगा, लेकिन वो 2 टाइम लेने पड़ेंगे। साथ में जो एंटीबायोटिक्स है वो अपनी टाइम के मुताबिक, अपने जो ड्यूरेशन है उसके मुताबिक 2 या 3 दिन के लिए आपको लेनी पड़ेगी। और दूसरा ये कि अभी यहाँ तक की वीडियो आपकी अवेयरनेस के लिए थी कि मैं आपको ये बताऊं कि ये इलाज क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट में मैं इसको आपको बताऊंगी कि इसकी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं और ये कब कब आपको लेनी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।